बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालिम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना SOC 101 का लेसन नंबर 22 करेंगे और यूँ समझिए कि आप लोगों के पूरा जितना भी कोर्स है SOC 101 का वो यूँ समझिए कि हाफ हो चुका है। ठीक है, 45 लेक्चर्स होते हैं तो उसमें से 22 हो चुके हैं, पीछे 23 रह गए हैं। अभी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी तो थोड़ी लेक्चर्स की अपलोडिंग स्लो थी, बट इंशाल्लाह आप जैसे ही एक्टिविटीज़ आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी ना सारी, आप लोगों को डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाएंगे। डेली जो है ना वो एक अपलोड होगा। तो आप जैसे ही आप कोई भी न्यू लेक्चर आता है ना, आप लोग उसको जैसे ही न्यू लेक्चर आता है ना तो आप लोग उसको फ़ौरन से देखा करें, और ताकि जब नेक्स्ट जो है ना आप लोगों के साथ साथ जो है ना वो तैयारी होती रहे। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आता है तो फिर आप लोगों ने पहला किया हुआ होता है तो आप लोग आसानी से अगला समझ जाते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मजीद और आप लोगों के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर्स लेने के लिए आप चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएं। आपको जिस जिस सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए वो सारे आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप डिस्क्रिप्शन में भी मुख्तलिफ प्लेलिस्ट के मैंने लिंक्स लगाए हुए, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। चार जो पर्सपेक्टिव्स है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। ये वाले जो पर्सपेक्टिव्स है ना हम लोग पहले इसको स्टडी कर चुके हैं कि इनका मेन व्यू पॉइंट किस किस्म का होता है। कि फंक्शनलिज्म वाले हमेशा सोसाइटी की फंक्शनिंग के ऊपर जोर देते हैं, कन्फ्लिक्ट वाले हमेशा इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो हमेशा इस बात पे वो उनका यही बिलीफ होता है कि लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से जो है ना एक सोसाइटी वर्क करती है। और इसके अलावा भी वो सिंबल्स पे और लैंग्वेजेस के ऊपर जो है ना वो जोर देते हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो हमेशा जेंडर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। आज हम लोग ने इन सारे पर्सपेक्टिव्स की रोशनी में हमने स्ट्रेटिफिकेशन को देखना है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होती है सोसाइटी में, जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में ये चारों पर्सपेक्टिव्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनलिज्म क्या कहती है। फंक्शनलिज्म ऐसा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो जोर देता है कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर्स और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी की स्टेबिलिटी में, सोसाइटी को स्टेबल रखने में और पूरी सोसाइटी की फंक्शनिंग में जो है ना कैसे कोई मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म ये कहते हैं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़रूरी होती है हमारी सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी एक एफिशिएंट तरीके में, इफेक्टिव तरीके में काम करे तो उसके लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़रूरी होती है। यूँ अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट वाले इनइक्वालिटीज़ को और स्ट्रेटिफिकेशन की फेवर में थे। ठीक है, उसको सपोर्ट करते थे। फंक्शनलिस्ट ये भी कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, क्यों होती है हमारी सोसाइटी में, वो अपने सोच को एक तरह से यूं समझें कि उसको सपोर्ट करने के लिए, अपने व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो मेरिट होता है या टैलेंट की बेस पे जो पोस्ट वगैरह दी जाती हैं तो वहीं से तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो अगर हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ना करें तो मेरिटोक्रेसी का तो कोई तस्वर ही नहीं रहेगा। एक यूं समझे कि वो ये कहते हैं कि मैट्रिक अगर किसी ने पढ़ा हुआ है वो और जिसने मास्टर्स किया हुआ है उनके दरमियान में तो फिर कोई तफरीक रहेगी ही नहीं। तो वो यही बात वो कहते हैं कि इस तरह से अगर देखा जाए तो स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ऐसे काम जो कि एक आम बंदा नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा उस चीज़ को कर सकता है। तो कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हाईली क्वालिफाइड है, तो फिर वो क्यों काम, एक जाहिर सी बात है जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं एक मुश्किल काम होता है। जैसे एक आप सर्जन की एग्जांपल ले लें, जिसने ब्रेन सर्जरी करनी है, हर आम बंदा तो नहीं कर सकता, वो एक मुश्किल काम है। ठीक है, तो अब मुश्किल काम के ऊपर अगर हम लोगों ने किसी इंसान को कर रखना है तो जाहिर सी बात है हमें उसको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें उसको ज़्यादा बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। वरना अगर हम उसको बेनिफिट्स ना दें, उसको भी हम लोग उतना ही पे करें जितना कि एक आम मजदूर को किया जाता है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो इतनी ज़्यादा मुश्किल काम करे और उसको काम और उसको जो है ना एक पैसा उसको उतना ही मिले जितना कोई आसान काम करने में मिलता है। तो इस चीज़ को वो फेवर करते हैं, इसलिए फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में है, हमारे यहाँ जो मेरिटोक्रेसी का आइडिया होता है ये कैसे है कि ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का दिया हुआ है। किसी भी सोशल स्टेटस को अचीव करने में या सक्सेस को अचीव करने में मेहनत की, एजुकेशन की और टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इसी चीज को फेवर करते हैं। उसके बाद अगला जो एक और पर्सपेक्टिव दैट इज अ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, वो जोर देते हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी और जो पावर इम्बैलेंसेस होते हैं कि किसी के हाथ में पावर ज़्यादा होती है, किसी के हाथ में पावर कम होती है, तो सोशल इनइक्वालिटी की वजह से और पावर इम्बैलेंसेस की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल कन्फ्लिक्ट क्रिएट भी होता है और मजीद वो बढ़ता भी है, परपिचुएट भी होता है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक लड़ाई झगड़े तासुबाना रवैये ये सब कुछ बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बुनियाद होती है एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर और ऑपरेशन के ऊपर, यानी कि दूसरों को दबाना, दूसरों के ऊपर जुल्म करना, दूसरों को एक्सप्लॉयट करना, इस बेसिस पे हमारी सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रही होती है। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके पास ज़्यादा दौलत होती है, वो वाले इंडिविजुअल या वो वाले जो लोग होते हैं वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के ऊपर अपने गलबे को और अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखने के लिए। कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि जो सोशल क्लास होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिटरमिन करने का। कन्फ्लिक्ट यही कहते हैं कि ये जो स्टेटस का जो तस्वर है, क्लास का ये जो तस्वर है सारा, ये क्यों है? ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से ही है, क्योंकि इसमें एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, माशी तौर पे सब लोग आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है, और लोग फिर जोर देते हैं दौलत हासिल करने के ऊपर। क्यों जोर देते हैं? क्योंकि हर किसी का यही एक कंसेप्ट होता है कि वो लोग जो कि एक सोशल हायरार्की के अंदर जो एक टॉप पे होते हैं, ठीक है, उनके पास इतनी दौलत होती है कि वो लोग जो बॉटम पे होते हैं उनको वो एक सोसाइटी की मार्जिन पे धकेलना शुरू कर देते हैं, उनको मार्जिनलाइज करना शुरू कर देते हैं। और डी इनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कि उनको उनसे जो उनके जो बुनियादी हकूक होते हैं वो छीन लेना, या जिस तरह की उनको अपॉर्चुनिटीज वगैरह चाहिए होती हैं उसको वो अपने हाथ में सप्रेस कर लेते हैं और उनको दूसरों को प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए फिर हमारी सोसाइटी में हमेशा ये इसी खींचतान में लोग रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दौलत हासिल करें। पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, हम लोग अगर देखें तो ये जो रूलिंग इलियट का आइडिया है ओलिगार्की का, कि इलियट हाई इलियट क्लास जो होती है वही ज़्यादातर फैसले करते हैं। ये एक ऐसे यानी कि एक छोटा सा ग्रुप होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई ना कोई जो जिनके पास दौलत ज़्यादा होती है, जिनके पास पावर ज़्यादा होती है, और इन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर का सारा पॉलिटिकल और सारा इकोनॉमिक सिस्टम अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में लिया हुआ होता है। तो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी इसी बात पे जो है ना वो जोर देते हैं कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लोगों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जिनके पास दौलत और जिनके पास पावर ज़्यादा होती है वो अपने हाथ में सब कुछ लेके बैठ जाते हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव जो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो इस बात पे जोर देते हैं कि किस तरह से इंसान आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वही बिहेवियर को और इनइक्वालिटी को आगे जो है ना वो शेप आउट करते हैं। यानी कि इंसान का बिहेवियर ही होता है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है ना वो मजीद बढ़ती है। अभी हैंड आउट की तरफ हम लोग चलेंगे तो इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, मजीद आप लोगों को समझ आ जाएगा। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बुनियाद होती है मीनिंग्स के ऊपर और सिंबल्स के ऊपर। आप लोगों को जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज नजर आती है, चले ठीक है कोई चीज कहीं पाई जाती है, नजर कैसे आती है? जाहिर सी बात है उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जाता है। हमारे यहाँ कैसे रिप्रेजेंट होती है? क्लास आप लोग देख लें कैसे रिप्रेजेंट होती है कि जो हाई क्लास की अगर कोई औरत फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए होंगे, ठीक है, उसने वो ब्रांडेड गाड़ी में आ जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ क्या होता है कि वो एक सिंबल्स के थ्रू खुद को दिखाना चाह रही होती है कि मैं हाई इलियट क्लास में मैं बिलोंग करती हूँ। तो ये सोशल सर्टिफिकेशन यही कहते हैं कि सिंबल्स के थ्रू लोग खुद को अपने जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये सिंबल्स के थ्रू ही सोशल सर्टिफिकेशन हमारे सोसाइटी में फैलती है। मुख्तलिफ जो सोशल पोजिशंस होते हैं उनके साथ हम लोग मुख्तलिफ सिंबल्स अटैच कर देते हैं, और इस तरह से इंसान का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करना ये भी कि होता है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ सोशल कंटेक्स्ट के अंदर कैसे इंटरेक्ट करना है। एक इवन के बात करने के अंदाज में भी होता है कि बात करने के अंदाज में भी जो हाई क्लास का बंदा होगा ना वो और तरह की, उसके बैठने का तरीका और होगा, उसके बात करने का तरीका और होगा। मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस में कैसे बात करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के अंदर आती हैं, ठीक है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट ये कहते हैं कि सोशल क्लास कोई ऑब्जेक्टिव कैटेगरी नहीं होती कि एक चीज़ के साथ बस जुड़ गई तो बस जुड़ गई, बल्कि आप लोग इसको खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके ऊपर इंसान आपस में गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं,
इंसान एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसको दूसरों की सोशल क्लास का पता चलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब एक चाइल्ड है, जब वो एक बच्चा एक दुनिया में आता है उसको सोशल क्लास का कोई तसव्वुर नहीं होता, उसको पेरेंट्स ये चीज़ सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? सिंबल्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन बच्चे को सिखाई होती है। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं वो भी इवन स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में एक तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो वो भी कैसे होता है? कम्युनिकेशन की बेस पे, सिंबल्स की बेस पे होता है। पाकिस्तान में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये इस बात के साथ जुड़ा हुआ होता है कि हमारे यहाँ कल्चरल बिलीफ जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, हमारे जो प्रैक्टिसेस होते हैं, हमारे जो रस्म रवाज होते हैं, वो इस तरह से हमने शेप आउट किए होते हैं खुद कि हर जो सोशल क्लास होती है उसकी एक आइडेंटिटी बन के रह जाता है कि सोशल क्लास वालों ने ये करना होता है, हाई क्लास का बंदा है वो ये करेगा, उनके ये रस्म रवाज होंगे। मिडिल क्लास वालों को देखिए, उनके और तरह से रस्म रवाज होते हैं। इनके रस्म रवाज से, उनके सिंबल से हमें पता चल जाता है कि ये इंसान जो है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। आगे हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी ये वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि जोर देते हैं कि किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटीज और पैट्रार्की का मतलब होता है कि घर के अंदर जो सरबराही या जो फैसला करने वाली जो सारी ताकत होती है ना, ये मर्द के हाथ में होती है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ये पैट्रार्की सिस्टम ही है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट यही कहते हैं कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटीज होती है ना, फीमेल और मेल में जो तफरीक की जाती है और ये जो पैट्रार्की होती है, इसी की वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, इसी की वजह से नाइंसाफियां होती हैं, जुल्म ज़्यादतियां होती हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बेस नहीं करती। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वेल्थ की बेस पे या प्रॉपर्टी की बेस पे हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज होती हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे या और जो मुख्तलिफ सोशल डिफरेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक नहीं सोशल डिफरेंसेस की बेस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। फेमिनिस्ट इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो सोशल क्लास और जो जेंडर हैं, अगर देखा जाए तो ये सेम ही, एक ही, यूं समझे कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। औरत जो होती है हमारी सोसाइटी में, उसके साथ डबल ऑपरेशन हो रहा होता है। एक तो ये है कि उसके साथ जेंडर की बेस पे भी इनइक्वालिटीज हो रही होती हैं, दूसरी तरफ माशी तौर पे भी उसके साथ नाइंसाफियां हो रही होती हैं कि वो, क्योंकि वो इकोनॉमिकली खुद इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, माशी तौर पर वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, और मेल और फीमेल के दरमियान जो तफरीक की जाती है तो डबल ऑपरेशन वीमेन के साथ ही होता है। उसके बाद पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है सर्टिफिकेशन के बारे में, ये चीज़ के साथ हमें देखने को मिलता है कि औरतों को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, एक साइड पे कर दिया जाता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट सोशल हों, समाजी तौर पे या इकोनॉमिक, माशी या जितने भी सियासत के मैदान होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से औरतों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे हमारी सोसाइटी में इतना भी होता कुछ नहीं है। आजकल औरतों के पास अगर देखा जाए तो पावर ज़्यादा होती है। जहाँ पे मर्द की बात नहीं सुनी जा रही होती है, वहाँ पे औरतों की ज़्यादा सुनी जा रही होती है। लेकिन ये है कि बस एक ये किताबी बात बन के रह गई है। अब इतना ज़्यादा है नहीं जितनी आजकल मैं कहती हूँ कि औरतों के साथ जितनी, औरतों के पास जितनी अथॉरिटी है ना, उतनी मैं कहती हूँ कि मर्द भी, एक औरत है ना, एक मर्द है फॉर एग्जाम्पल, वो पुलिस स्टेशन चला जाए, वो 10 बार वहां पे बोलता रहे, शायद उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। एक औरत चली जाए तो उसकी बात फौरन सुनी जाती है। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं कि औरत कमजोर है, ये है वो है, इस तरह से नहीं होता। हाँ, कुछ इलाके हैं जो देहाती, जो देही इलाके होते हैं, वहां पे वाकई में औरतों को कुछ हकूक से महरूम रखा जाता है। जैसे तालीम का मामला आप लोग देख लें, वहां पे उनको तालीमी मैदान में उनको महरूम रखा जाता है, जरूर किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जैसे अब हमें किताबों में देखने को मिलता है। पहले होता था, बट अब बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है। उसके अलावा व्हाट डिटरमिन्स द सोशल क्लास, सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग ये तो कहते हैं कि सोशल क्लास ये हाई है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, ये पुअर क्लास है। किस बेस पे आप लोग सोशल क्लास डिटरमिन करते हैं? किस बेस पे आप कहते हैं कि ये फलां सोशल क्लास है? इसके बारे में मैक्स वेबर है, वो कहते हैं कि 3 चीजों की बेस पे हम लोग सोशल क्लास डिटरमिन करते हैं, प्रॉपर्टी, पावर और प्रेस्टीज, 3 P's। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। ये कंसेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। अभी हम लोग हैंड आउट की तरफ चलते हैं तो वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैक्स वेबर वो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, कि हमारे यहाँ जितनी भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है उसमें 3 बुनियादी चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी, पावर और प्रेस्टीज। इन 3 P की बेसिस पे, इन 3 P's की बेसिस पे ही सारी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रही होती है। वेबर ये कहते हैं कि सोशल क्लास
जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि इंसान की इन तीनों फैक्टर्स तक एक्सेस कितनी है। यानी कि जिस इंसान के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसके पास ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा प्रेस्टीज है, आप उसको सोशल क्लास को हाई वाली ही असाइन करेंगे। जिनके पास कम है वो लोअर क्लास वाले होंगे, जिनके पास दरमियानी है वो मिडिल क्लास वाले होंगे। प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी इंसान की ओनरशिप, उसकी अपनी मलकियत में जितने भी इकोनॉमिक यानी कि माशी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जमीन है, उसके बाद पैसा है, या जितने भी दूसरे जो एसेट्स होते हैं, वो सारे जो होती है ना इंसान की ओनरशिप में कितने हैं, वो सारी उसकी प्रॉपर्टी होती है। पावर क्या होती है? पावर का मतलब होता है कि इंसान के अंदर कितनी एबिलिटी है दूसरों के ऊपर जोर डालने की, दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की, चाहे वो पॉलिटिकल मैदान में करे, इकोनॉमिकली करे या सोशली करे। प्रेस्टीज का मतलब ये होता है कि इंसान का सोशल स्टेटस क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी इज्जत क्या है, यूं समझ ले, ठीक है, या उसका नाम पहचान क्या है। हाँ, नाम हम कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे नाम से, जैसे हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज होती हैं, ठीक है, तो ये प्रेस्टीज ये होता है, ठीक है। इंसान ने जो अचीवमेंट्स हासिल की होती हैं, इंसान की जो सोशल पोजीशन होती है, उस बेस पे उसका जो नाम और पहचान होता है, जिसका जो स्टेटस होता है, वो प्रेस्टीज होता है, ठीक है। पाकिस्तान में सोशल क्लास डिटरमिन हम लोग इन ही तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बेस पे ही करते हैं कि इंसान के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात, पॉलिटिकल जो है वो कनेक्शन उसके पास कितने हैं, और उसका सोशल स्टेटस क्या है। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान के सोशल पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए। ये तो अभी मैंने आप लोगों को मेन डेफिनेशंस बताई हैं। ये वाले जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चलते हैं अपने हैंड आउट की तरफ। यहाँ से मैं आप लोगों को मेन चीजें बता देती हूँ। फंक्शनलिस्ट व्यू ये कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जरूरी होती है क्वालिफाइड लोगों को मोटिवेट करने के लिए। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आप चाहते हैं कि वो सोसाइटी ठीक तरीके से काम करे तो वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी एक यूनिवर्सल चीज़ है, पूरी दुनिया में पाई जाती है, और इसी के थ्रू ही इनइक्वालिटी ही हेल्प आउट करती है सोसाइटीज को सर्वाइव करने में। जो फंक्शनलिस्ट जो थे जिन्होंने बात की थी कि स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, वो दो थे, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है, आप लोगों के एमसीक्यूज बड़े आते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, ये इन्होंने जो है ना दोनों जो फंक्शनलिस्ट थे इन्होंने इस इशू पे बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वो ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर इस बात को आपने यकीनी बनाना होता है कि जितनी भी ओपन पोस्ट होती हैं, खाली जो जगह होती हैं, आपने उनको फिल तो करना होता है। अब कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, जो कि हमारे मुल्क के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो करना मुश्किल भी होती हैं, और वो उन जॉब्स के लिए हाईली क्वालिफाइड बंदे का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल्स होते हैं। अब सोसाइटी, अब वो जो एक हाईली क्वालिफाइड बंदा है वो इतनी मुश्किल जॉब का तब ही करेगा जब आप उसको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स देंगे, उसको इनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने रोल्स को वहां पे पूरा करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कॉलेज प्रेसिडेंट की और मिलिट्री जनरल की। कहते हैं कि अगर आप लोग एग्जांपल लेना मिलिट्री जनरल की, एक तो उसने है कि उसके सारे डिसीजंस की वजह से जितने भी नौजवान होते हैं उन पे भी असर पड़ता है, जिंदगी और मौत का सवाल होता है। उसके बाद वो आंसरेबल होता है, उसने जवाब देना होता है जनरल्स को भी और हेड ऑफ स्टेट को भी। अब इतनी ज्यादा उसकी प्रेशराइज जॉब होती है, तो अगर हम लोग उसको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देंगे, ज्यादा हम लोग उसको रिवार्ड्स नहीं देंगे, तो वो इतनी प्रेशराइज जॉब क्यों करेगा? वो ये कहेगा कि भाई जब मुझे चीज बिल्कुल सेम बेनिफिट्स मिलने हैं जितनी कोई छोटी मोटी जॉब में है, जितनी कोई आसान जॉब में है, तो मैं वही कर लूं, मुझे इतनी प्रेशराइज जॉब करने की क्या जरूरत है? तो यही बात है, वो ये कहते हैं कि फिर ऐसे इंसान को आपको प्रेस्टीज और इनकम और बेनिफिट्स ज्यादा देने पड़ते हैं उस जॉब को जिसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है और जॉब जो ज्यादा बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है। वो कहते हैं कि कुछ रोल्स हमारी सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं कि आपको सालाना $2 मिलियन पे करना पड़ता है, उनको प्राइवेट जेट देना पड़ता है, उनको पायलट देना पड़ता है, लेमोजीन जैसी गाड़ियां भी देनी पड़ती हैं, ताकि वो जो स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो अट्रैक्ट हों, एक दूसरे के साथ कंपीट करें और वो उस जॉब पे, उस फील्ड पे जो है ना वो काम करें। लेकिन जो जॉब्स डिफिकल्ट नहीं होती, उधर अगर आप लोग $30,000 की अगर आप लोग वेज रख भी देते हैं तो भी बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से एप्लीकेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब ये जो जॉब होती है उसमें कुछ ऐसी जॉब भी होती है कि उसके पास हायर वेजेस आपको देनी पड़ती हैं, एडिशनल बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं, जिनमें अगले इंसान को ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, मुश्किल ट्रेनिंग जहाँ पे होती है वहां आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह वेजेस वगैरह हाई रखनी पड़ती हैं। तो इस चीज को इस तरह से जो है ना वो
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जोर देते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसके हमारी सोसाइटी में इतने फायदे नहीं होते जितने के नुकसान हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जाहिर सी बात है उन्हीं का था, तो उन्होंने इस पर बड़ी बात की है। ये आप लोगों ने याद रखना है। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे बात किसने की थी? किंग्सले डेविस एंड उसके बाद यार क्या है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोर ने, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट के बारे में किसने बात की है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहा जाता है कि अगर वो भी जिंदा होते ना तो फंक्शनलिस्ट की बातों को सुन के वो गुस्सा करते। जो कार्ल मार्क्स थे वो ये कहते हैं कि जो इलियट होते हैं, जो कि हाई पोजीशन पे पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सोच को जो है ना वो यूज करते हैं अपनी ही पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शनलिस्ट वाले जो है ना, फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव को सपोर्ट कौन करते हैं? एलियट क्लास वाले। क्यों? क्योंकि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी सपोर्ट करती है एक तरह से इनइक्वालिटीज को, और एलियट क्लास वाले यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज ही रहें और हम हमेशा टॉप पे ही रहें। इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो लोग ये लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, ठीक है, और यही कहते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट वाले जो बात करते हैं ना वो बिल्कुल ठीक करते हैं। इंसान की जो ह्यूमन हिस्ट्री है, अगर हम लोग इसको उठा के देखें तो इसमें हमेशा कोई ना कोई एक ऑप्रेस्ड ग्रुप रहा है, ठीक है। यानी कि ज्यादातर लोगों का हमेशा, अगर सोसाइटी में अगर आप लोग अब भी देखें ना, ऐसा ही होता है। अगर सोसाइटी में दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल इलियट क्लास का है जो कि ज्यादा, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, पावर ज्यादा होती है। एक वो ग्रुप है जिसके पास पावर और पैसा ज्यादा नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं ग्रुप कौन सा वाला ज्यादा बड़ा होगा। ग्रुप हमेशा वो बड़ा होता है जिसके पास पावर और पैसा नहीं होता इतना ज्यादा। जिनके पास पावर और पैसा ज्यादा होता है ना, वो एक छोटा ग्रुप होता है, लेकिन वो छोटा ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने फायदे के लिए वो उस बड़े ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन करता है, उनके साथ नाइंसाफियां करता है। मार्क्स ये कहते थे कि ये जो हमारी सोसाइटी में जितनी भी नाइंसाफियां हो रही हैं, वर्कर्स के साथ बुरा सलूक होता है, इनइक्वालिटीज होती हैं, तवक्का उन्होंने ये की थी कि एक वो वक्त आएगा कि वर्कर्स उठेंगे, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में वो लड़ेंगे, अपने हकूक के लिए वो खड़े होंगे, और कैपिटलिस्ट जो है ना वो बिल्कुल फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि जो बॉर्गियस हैं, यानी कि ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्होंने पुलिस पे भी कब्जा किया हुआ है, इन्होंने मिलिट्री के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, इन्होंने इवन के एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। वर्कर्स के बच्चों को ये एक इस तरह की वो गलत किस्म की क्लास कॉन्शियसनेस एक तरह से वो जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जब वर्कर्स के बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे वो खुद भी इस सारी इनइक्वालिटीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मार्क्स एक तरफ तो ये एंटीसिपेट करते हैं कि वर्कर्स खुद खड़े होंगे, अपने हकूक के लिए बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये चीज है तो मुश्किल, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट तबका है इन्होंने हर चीज के ऊपर डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि यही वजह है कि जो रेवोल्यूशन अगर आएगी तो वो इतनी सिंपल नहीं होगी कि आसानी से वो सब कुछ हासिल करना आसान नहीं होगा। आजकल अगर हम लोग कन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है उसकी अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट को ऐसे देखते हैं कि सिर्फ ये कन्फ्लिक्ट कैपिटलिस्ट या वर्कर्स के दरमियान नहीं पाया जाता। हमारी सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट को अगर आप लोग एक साइड पे भी रखते हैं ना तो वर्कर्स भी आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ कैपिटलिस्ट के साथ भी कम्पीट कर रहे होते हैं, वर्कर्स के साथ भी कम्पीट कर रहे होते हैं। तो सेम क्लास के लोग जो होते हैं ना वो अपने ही जैसे दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। इवन कि अगर हम लोग एक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें दो किस्म की यूनियंस बनी होती हैं। एक यूनियन दूसरी यूनियन के साथ कम्पीट कर रही, तो मुकाबला उनका चल रहा होता है कि भाई हमें जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो पे मिले, ज्यादा हमारा कंट्रोल हो, हमें जो है ना वो वर्किंग आवर्स हमारे कम हो। और उसके अलावा कन्फ्लिक्ट रेशियल और एथनिक ग्रुप्स के दरमियान भी होता है, रेस की बेस पे भी होता है, और वो भी कन्फ्लिक्ट होता है उनके दरमियान। वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ज्यादा प्रेस्टीज मिले, हमें ज्यादा जो है ना वो जमीन मिले, सोसाइटल एडवांटेजेस हमें ज्यादा मिले। तो ये कन्फ्लिक्ट हर जगह हो रहा होता है। हम लोग सिर्फ कैपिटलिस्ट और वर्कर्स की हम लोग एग्जाम्पल लेके हम लोग ये चीज नहीं कह सकते। और उसके अलावा रेशियल और एथनिक ग्रुप्स के अलावा मर्द और औरत के दरमियान भी एक कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी इस बात का वो दावा करती है कि हमारे इन सोसाइटी के अंदर ज्यादातर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, अब आप लोग खुद देखें किस किस तरह की मूवमेंट्स चल रही होती हैं।
औरतों के हकूक के नाम पे। ये क्या होता है, ये एक तरह से मर्दों और औरतों के दरमियान कन्फ्लिक्ट ही होता है ना। तो कन्फ्लिक्ट सिर्फ आप लोग ये नहीं कह सकते, ये करंट एप्लीकेशंस है आज की, कि आजकल के जमाने में वो कन्फ्लिक्ट अब वो नहीं रहा कि पहले सिर्फ कैपिटलिस्ट और वर्कर के दरमियान होता था। अब चेंज हो चुका है, अब वर्कर्स वर्कर के साथ कम्पीट करते हैं, मुख्तलिफ रेशियल और एथनिक ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, मर्द और औरत एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, जो तीसरा पर्सपेक्टिव था, दैट इज अ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये कहते हैं कि जितनी भी क्लासेस होती हैं ना, ये सिम्बल्स और ऐसी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ऐसे क्लॉथ्स यूज करते हैं और ऐसे तरीके यूज करते हैं ताकि वो खुद को दूसरों से जो है ना वो अलग थलग कर सके, दूसरों से यूं समझ लें कि यूनिक नजर आए। ठीक है, लाइफस्टाइल इनका ऐसा होता है और इन्होंने ऐसे यूनिक तरीके जो है ना वो लोगों ने अपनाए हुए होते हैं ताकि वो जो दूसरे क्लास के जो लोग होते हैं ना उनसे ये बिल्कुल एक तरह से मुमताज या डिफरेंट नजर आए। थॉर्स्टन वेबलन हैं, वो ये कहते हैं कि वो लोग जो कि सोशल हायरार्की में बहुत ज़्यादा टॉप पे होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें जो है ना वो लेना, और सबसे ज़्यादा पैसा वो अपनी रेपुटेशन बनाने में लगाते हैं कि हम देखने में ही बड़े कोई बावकार नजर आए। इवन के हमारे यहाँ देखना कैसे है, हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है, पोस्चर यानी कि बैठना कैसे है, चलना कैसे है, खड़े कैसे होना है, ये सब कुछ भी एक नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। नॉन वर्बल तरीके से जो है ना लोग सोशल क्लासेस के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ये चीजें यूज करते हैं। इवन के पूरी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह बैठना है, इस तरह चलना है। क्यों? क्योंकि उसको देख के इंसान को पता चल जाए कि ये इंसान के अंदर क्या है, ये किस किस्म का बंदा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अपर क्लास का बंदा है, आपने देखा होगा कि वो डायरेक्शंस देते हुए, बात करते हुए हाथों का इस्तेमाल बहुत कम करता है। ठीक है, हाथों का इस्तेमाल और जो होता है ना बात के दौरान इशारे करना और हाथों का इस्तेमाल, ये ज्यादातर वर्किंग क्लास के लोग करते हैं और एथनिक ग्रुप्स करते हैं। जो कोई भी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं ना तो वो उंगली का इशारा करके देंगे या अपने बाजुओं से जो है ना वो जेस्चर करके देते हैं। तो ये इस बेस पे हमारी सोसाइटी में अंदाजा जो है ना वो लोग लगाते हैं कि ये किस क्लास का बंदा है। वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं ना उनकी बड़ी फैमिली रिलेशनशिप्स उनके ज्यादा होते हैं और उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक तरह का सिंबल ही है ना कि भाई एक अमीर बंदा, एक जो अमीर बंदे होते हैं ना जो बिल्कुल हाई क्लास के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका बस एक ही बात होती है कि बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन ये जो वर्किंग क्लास होते हैं ना वो ये उनका एक यूं भी समझ लें कि इनकी सिंबल होता है कि इनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं इन लोगों के। इसके अलावा वो लोग जो मिडिल और जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं उनकी एसोसिएशंस और जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं ना वो उन्होंने इस तरह के बनाए हुए होते हैं ताकि उनकी जॉब के लिहाज से उनको फायदा हो और सोसाइटी के अंदर उनके लिए मूव करना आसान हो। मिडिल और अपर क्लास के लोग इस तरह के एसोसिएशंस बनाते हैं। तो ये भी होता है कि उनके ताल्लुकात से भी एक तरह से ये भी सिंबल होता है कि लोग ताल्लुकात की बेसिस पे जो है ना उनको समझ जाते हैं कि ये एक हाई क्लास का बंदा है, ये लोअर क्लास का बंदा है। उसके अलावा जो फेमिनिज्म का ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ ये सेम सारी वही बात है जो मैं आप लोगों को पीपीटीज में पढ़ा चुकी हूँ, तो हम लोग इसको दोबारा यहाँ से नहीं करेंगे। आगे हम लोग आ जाते हैं व्हाट डिटरमाइन द सोशल क्लास। मैक्स वेबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैक्स वेबर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये कहते हैं कि 3 चीजें होती हैं जो कि सोशल क्लास बनाती हैं, प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, 3 P's होते हैं जिसको हम लोग सोशल क्लास को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। वेबर ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत होगी उसका उतनी ही ज़्यादा सोशल पोजीशन उसकी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो समझी जाती है। वेबर ये भी कहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को ये क्लैरिफाई किया था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के जो प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर उसकी ओनरशिप होगी तो तभी वो एक हाई क्लास का बंदा समझा जाएगा या वो एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं होती, जैसे कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी अपनी नहीं होती लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को अपना फायदा हासिल करने के लिए और दूसरों को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे वेबर ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी की बेस पे हम लोग जरूर कहते हैं, हम लोग जो है ना वो कहते जरूर हैं कि इससे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है और इनइक्वालिटीज होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वो जो प्रॉपर्टी है ना वो आपके ओनरशिप में हो। किसी भी तरह से अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी तक एक्सेस भी हासिल कर लिया तो भी आप जो है ना वो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट होता है सोशल क्लास का वो है पावर। वो ये कहते हैं कि
एक तरफ हम लोग देखा जाए तो जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसके पास पावर ज्यादा होती है। वो ये कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जिसके पास दौलत होती है तो दौलत अपने साथ ताकत भी लेके आती है, लेकिन इसके अलावा एक प्रेस्टिज भी होती है। प्रेस्टिज के थ्रू भी इंसान के पास पावर आ जाती है। चाहे उसके पास, जैसे आप देखें ना, अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, जो खिलाड़ी होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है कोई, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसके पास प्रेस्टिज है, उसका एक नाम है माशरे के अंदर, तो प्रेस्टिज की वजह से उसके पास पावर आ ही जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप कहें कि पावर सिर्फ प्रॉपर्टी से आती है, ऐसा नहीं होता, प्रेस्टिज की वजह से भी पावर आ सकती है। उसके अलावा तीसरा कंपोनेंट वो कहते हैं जो वेबर्स की थ्योरी में, वो होता है प्रेस्टिज। अब प्रेस्टिज में भी दो चीजें हैं। प्रेस्टिज यानी कि आपको कितना ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है, आपका जो माशरे में जो एक नाम और जो मकाम होता है उसको हम लोग प्रेस्टिज बोलते हैं। जिसके पास दौलत होती है उसके पास प्रेस्टिज आ ही जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, कोई बंदा अमीर नजर आता है, सारे जो है ना वो बस उसी के जो है ना बहुत ज्यादा उसको महान समझने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि दौलत हो तभी प्रेस्टिज आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेस्टिज पहले आए बाद में वेल्थ आए। ठीक है, यानी कि एक गरीब बंदा है, जैसे क्रिकेट प्लेयर की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी ना, एक गरीब का बच्चा अगर खिलाड़ी बन जाता है, अब उसके पास दौलत नहीं थी लेकिन उसके पास प्रेस्टिज आ गई। ठीक है, अब वो जो उसके पास प्रेस्टिज जब आएगी ना तो उसके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रेसिप्रोकल चीज है कि प्रेस्टिज की वजह से दौलत भी आती है, वेल्थ भी आती है, या हम लोग कह सकते हैं कि वेल्थ की वजह से प्रेस्टिज भी आती है। ठीक है, तो दोनों तरह के जो चीजें ना वो हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी, उसको अभी तो हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि क्लास को डिटरमिन हम लोग कैसे करते हैं, तो मैक्स वेबर ने तो ये कहा था कि क्लास को आप लोग डिटरमिन करते हैं तीन चीजों से, प्रेस्टिज, पावर एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आप क्लास को मींस ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे आप डिटरमिन करते हैं। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्स वेबर ने कैसे डिटरमिन किया था और कार्ल मार्क्स ने किस चीज को इस्तेमाल किया था। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मींस ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, वो उन्होंने एक पूरा जो कंक्लूड किया था ना, वो ये कहते हैं कि सोशल क्लास का बुनियादी आप जो सोशल असाइन असाइन करते हैं ना लोगों को, ये डिपेंड करता है कि उस इंसान का मींस ऑफ प्रोडक्शन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। यानी कि किसी भी इंसान के पास टूल्स कितने हैं, उसके पास फैक्ट्रीज कितनी है, लैंड उसके पास, जमीन उसके पास कितनी है, उसके पास सरमाया कितना है, यानी कि हर वो चीज जिसके थ्रू आप दौलत बना सकते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी इंसान के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, इस बेस पे आप लोग सोशल क्लास डिटरमिन करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास पहले जमीनें हुआ करती थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई थी तो उनसे वो जमीनें छीन ली गई। वो फिर जो किसान होते थे उन्होंने सिटीज की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब वो सिटीज की तरफ गए तो जाहिर सी बात है अब उनके पास अपने तो मींस ऑफ प्रोडक्शन थे नहीं, तो वो उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दी। उनको मजदूरी के पैसे बहुत ज्यादा कम दिए जाते थे, बहुत मुश्किल से वो रहते थे, इवन के भूखे सो जाते थे और रात वो ब्रिजेस के नीचे रह के वो जो है ना वो स्पेंड किया करते थे। दूसरी तरफ वो जो फैक्ट्री ऑनर्स होते थे, अगर वहां वो देखे जाएं, क्योंकि उनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े मैंशंस यानी कि बड़े बड़े जो है ना वो बंगले बनाए होते हैं, अपने उन्होंने स्टाफ रखा हुआ होता है और लग्जरी लाइफ गुजारे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आए? ये जो एक क्लास बन गई, एक बहुत ज्यादा एक पुअर क्लास और एक है बहुत ज्यादा लग्जरी क्लास, ये कैसे बनी? मींस ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि फैक्ट्री ओनर्स के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, पीजेंट्स के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। यही चीज वो कहते हैं कि ऑनर और वर्कर के दरमियान ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं ये हमेशा मींस ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंसेस की वजह से ही होती हैं। मार्क्स ये कहते हैं कि दो तरह की क्लासेस हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं, एक होती है प्रोलिटेरिएट और दूसरी होती है बोर्गेस। प्रोलिटेरिएट होती है यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जो ओनर्स होते हैं ना मींस ऑफ प्रोडक्शन के, उनके यहाँ काम करते हैं, और बोर्गेस यानी कि वो कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर हम लोग एक तरह से समरी में बात करें तो सोशल क्लास को आप लोग डिटरमिन करते हैं कि किसी भी इंसान का मींस ऑफ प्रोडक्शन तक रिलेशनशिप क्या है। जो कुछ लोग होते हैं जो कि फार्मर यानी कि किसान होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग ल्यूमेन प्रोलिटेरिएट कहते हैं। लंपेन प्रोलिटेरिएट वो होते हैं जो कि सोसाइटी में जिनका यूं समझे कि हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, जैसे भिखारी, ठीक है, और इसके अलावा ये जो जराइम पेशा लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ मिडिल क्लास जो होते हैं ना वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं,
तो ये सारे जो है ना इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं, इन सारी इनको ना मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई थी कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना सारे, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, लंपेन प्रोलिटेरिएट हैं, मिडिल क्लास है चाहे, ये इन सब के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होती। ठीक है, वो ये कहते हैं कि इनके अंदर इतनी सेंस नहीं होती कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें, ये इनको इतना शऊर अभी तक नहीं है कि इनका भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तक इनका भी कोई ना कोई ताल्लुक यूं समझे कि बनता है। मार्क्स ये कहते हैं कि हम लोग इनको सोशल क्लास नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपने अंदर क्लास कॉन्शियसनेस है ही नहीं, इनके अंदर इतनी समझ बूझ ही नहीं है क्लास की कि ये अपने यूं समझ लेना कि ये कहते थे कि अपने हकूक के लिए जब ये उठते ही नहीं है तो क्यों नहीं उठते, इनको खुद क्लास कॉन्शियसनेस इनके अंदर नहीं है, तो हम लोग इनको सोशल क्लास नहीं कह सकते। वो ये कहते हैं कि ये खुद को नहीं देखते कि इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको जिनके लिए ये खुद काम करते हैं। मार्क्स ने ये कहा था कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये वर्कर्स की रेवोल्यूशन में अनइम्पॉर्टेंट है, ये वर्कर्स की रेवोल्यूशन में काम नहीं करेंगे। यानी कि वर्कर रेवोल्यूशन वो है ना कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगी, जो कि फ्यूचर के बारे में मार्क्स ने ये चीज प्रेडिक्ट की थी। तो ये कहते हैं कि वो लोग जो कि क्लास कॉन्शियसनेस उनके अंदर है ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे उस रेवोल्यूशन के अंदर। उसके बाद उन्होंने मजीद ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना वर्कर्स के दरमियान और जो कैपिटलिस्ट के दरमियान, एक वक्त ये भी आएगा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, फिर वर्कर्स आपस में मिलजुल के बैठेंगे और खुद को आज़ाद करने के लिए ये आपस में प्लानिंग बनाएंगे और फिर ये सोचेंगे कि इनको कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। फिर ये कैपिटलिस्ट को ब्लेम करेंगे अपनी एक्सप्लॉइटेशन के लिए, फिर ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे, क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए कोशिश करेंगे, काम करना छोड़ देंगे। अगर वो कैपिटलिस्ट के यहाँ काम करेंगे तो अपने काम की उनकी जो स्पीड है वो काम कर देंगे। और उसके अलावा ये जो वर्कर्स हैं इनके अंदर ये जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है ये फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ फिर कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो वर्कर्स हैं जो जिनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस बिल्कुल है ही नहीं, या ये जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस होती है ना, जैसे बच्चों के अंदर मुख्तलिफ इदारों के थ्रू भी ये बात बिठाई चली जा रही है कि ये क्लास कॉन्शियसनेस हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ये है वो है। तो ये वाली जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है ना, ये वर्कर्स को एक वो भी वक्त आएगा कि वर्कर्स इसी की वजह से यूनाइट नहीं हो रहे, इसी की वजह से फिर रेवोल्यूशन नहीं आ रही। ठीक है, एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके पास अब ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस कैसे आती है, यानी कि इंसान का अपने दिमाग में ये चीज आ जाती है कि क्लास उसकी कोई और होती है लेकिन वो खुद को किसी और क्लास का बंदा तस्वर कर होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा है ना जिसके पास 2 पैसे आ जाएं, वो बैंक में वो पैसे रखवा देता है और वो कहता है कि बस मैं हाई क्लास का बंदा शुमार हो गया हूँ, मेरी बस क्लास अब हाई हो गई है। वो फिर खुद को एम्प्लॉय नहीं समझता बल्कि वो खुद को ना कैपिटलिस्ट में शुमार करना शुरू कर देता है, वो खुद को इन्वेस्टर समझने लगता है। वो ये कहता है कि बस मैं एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ना मैं बना लूंगा और मैं तो बस इलियट क्लास का बंदा बन जाऊंगा। ये होती है फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो खुद को वर्कर्स ना समझे, कैपिटलिस्ट समझे। ये फॉल्स जो है ना वो क्लास कॉन्शियसनेस होती है। यही वजह है कि वर्कर्स रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे क्योंकि वो किसी खुशफहमी में है, उनको अपनी क्लास का नहीं पता। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग समरी देखें तो मार्क्स का बिलीव था प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो वेबर थे दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि प्रेस्टीज, पावर और जो प्रॉपर्टी होती है यही चीज होती है जिसकी बेस पे आप लोग क्लास को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हर चीज एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन वेदर वी आर ऑनर्स और एम्प्लॉयज बिकॉज अवर लाइफस्टाइल एंड आउटलुक ऑन लाइफ आर शेप्ड बाय दिस। हर चीज जो होती है ना, हर चीज के मामले में हम लोग डिपेंड करते हैं कि हम लोग ऑनर हैं या हम लोग एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि हमारा जो भी लाइफस्टाइल होता है, हमारी जिंदगी के बारे में जो नजरिया होता है वो इसी चीज के ऊपर ही बेस कर रहा होता है कि हम खुद को क्या समझते हैं, ऑनर समझते हैं या एम्प्लॉय समझते हैं। ठीक है, ये इसमें से मैंने आप लोगों को कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। सारा का सारा आप लोगों का पेपर कंसेप्चुअल आना है। हैंड आउट को एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा और पीपीटीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, गला दुख रहा है सीरियसली, और आगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।